तो डियर स्टूडेंट्स, मैं कपिल शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी प्रज्ञा एकेडमी गंगापुर सिटी। एक बार फिर से आप सबका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एकेडमी गंगापुर सिटी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ रहे थे। फ्लूइड डायनेमिक्स में हमने सातत्यता का समीकरण पढ़ लिया था। अब अपन आगे बढ़ते हैं और बर्नौली समीकरण की तरफ। तो बर्नौली समीकरण बेसिकली ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है और ये तरल प्रवाह में दिया गया था। किसमें? तरल प्रवाह में। बेसिकली हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं किसको? आदर्श तरलों को। आदर्श तरलों को। एक बात ध्यान रखना, जब मैं द्रव की बात करता हूं तो वैसे तो हमारे 99% जो सवाल होंगे वो किससे होंगे? द्रवों पे। तो अगर हम यहाँ पे द्रव की बात कर रहे हैं तो द्रव का मतलब यहाँ पे बेसिकली हम द्रव में छुपे रूप से तरलों की भी बात करें। तरल मतलब द्रव और गैस दोनों। तो मैं जब द्रव बोल रहा हूं तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मैं तरलों की भी बात कर रहा हूं। मतलब तरल इन द सेंस मैं गैसों की भी बात कर रहा हूं। कौन सी गैस है? असंपीड्य तथा अश्यान। क्लियर? तो मैं असंपीड्य तथा अश्यान तरलों की बात कर रहा हूं। क्लियर? हम आदर्श तरल की बात करते हैं। किसकी? आदर्श तरल। तो जब भी हम आदर्श द्रव बोलते हैं तो हमारा मतलब आदर्श तरलों से होता है। ठीक है? तो दोनों उसमें आ जाता है। तो बर्नौली प्रमेय, बर्नौली प्रमेय, तो बर्नौली प्रमेय के अनुसार पहला, किसी अश्यान तथा असंपीड्य तरल मतलब द्रव और गैस तरल हेतु किसी बिंदु पर इकाई आयतन पर तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का योग। कौन कौन सी तीनों प्रकार की ऊर्जाएं जो अपन ने कल बात की थी? कौन कौन सी? दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और तीसरी स्थितिज ऊर्जा। इस ऊर्जा का योग नियत रहता है। बेटा ध्यान देना, मैं यहाँ पे जब तरल की बात करूं तो तरल मतलब द्रव और गैस दोनों आ जाती है। हम ज्यादातर केस में द्रवों की ही बात करेंगे। तो मैं अगर कहीं पे द्रव लिख रहा हूं तो उसमें मैं बात किसकी कर रहा हूं? तरल की। तो आप ऐसा मत समझ लेना सर आपने तो द्रव बोला, मैं तरल की ही बात कर रहा हूं, लेकिन एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं? द्रव का। तो हम आदर्श द्रव बोल देते हैं तो मतलब आदर्श तरल ही है। और चूंकि हम यहाँ पे 99% सवाल किस पे बेस्ड करते हैं? द्रवों पे, इसलिए मैं तरल नहीं लिख के उसे द्रव ही लिख देता हूँ। क्लियर? या कभी कभार तरल ना लिख के उसे द्रव ही बोल दिया जाता है। तो बर्नौली समीकरण की अगर किसी बिंदु पर किसी बहते हुए द्रव में मतलब तरल में यदि हम किसी बिंदु पर देखें तो तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का योग क्या रहता है? नियत। अलग अलग बिंदुओं पर, किस पर? अलग अलग बिंदुओं पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का मान अलग अलग हो सकता है, किंतु तीनों का योग हर एक बिंदु पर नियत रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर द्रव बह रहा है, द्रव मतलब तरल और तरल, द्रव मतलब तरल, क्योंकि हम ज्यादातर केसेस में द्रव को तरल को क्या मान के चल रहे हैं? यहाँ पे द्रव, लेकिन उसमें गैसें भी आ रही है। अब कहीं पे गैस की बात आ जाए तो ऐसा मत समझ लेना कि गैसें नहीं है, गैसें भी इंक्लूड है। क्लियर? लेकिन हम ज्यादातर केस में किसको ले रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में? द्रवों को। ठीक है? तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी नली में कोई पानी बह रहा है सपोज, तो किसी एक बिंदु पर तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का योग नियत रहेगा, लेकिन अलग अलग बिंदुओं पर गतिज ऊर्जा अलग हो सकती है, दाब ऊर्जा अलग हो सकती है, स्थितिज ऊर्जा अलग हो सकती है, लेकिन तीनों का योग
हर एक बिंदु पर क्या रहेगा, नीट। क्लियर। तो ये बर्नौली समीकरण है, ये बर्नौली समीकरण ये बोलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह समीकरण ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ये किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। क्लियर बात, नोट करो आप इसे, फिर हम इसके प्रूफ की बात करते हैं। क्लियर, चलो। इसका सत्यापन या प्रूफ। अब इसका प्रूफ करने के लिए हम लोग एक स्थिति का अवलोकन करेंगे। तो इसका प्रूफ, बर्नौली प्रमेय का प्रूफ, सत्यापन। सबसे पहली बात कि मान लो एक पाइप है और इस पाइप में द्रव प्रवाह हो रहा है, आदर्श द्रव है। अब एक भाग तो लिया मैंने ये, अब इसमें द्रव, एक बात बताता हूं तुम्हें कि ये पाइप बहुत बड़ा है, इसका मैंने इतना भाग लिया, ये पाइप बहुत बड़ा है और मैंने इसका इतना भाग लिया। अब मान लो कि इसके अंदर द्रव है, ये द्रव फ्लो हो रहा है इसके अंदर। अब अगर इसके अंदर द्रव फ्लो हो रहा है, इसको द्रव को अपन इससे बना देते हैं, ऐसे, इसके अंदर द्रव प्रवाहित हो रहा है और द्रव प्रवाह को अपन काल्पनिक रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे धारा रेखाएं कहते हैं। जहां पे धारा रेखाएं सघन होती है, पास पास होती है, वहां पर वेग क्या होगा, ज्यादा, और जहां पर दूर दूर होती है वहां पे वेग क्या होगा, कम। ये भी अपन ने सिद्धांतों में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। चलो, तो अपन ने क्या किया कि ए बी भाग माना, ये पाइप बहुत बड़ा है, इधर पीछे भी है, इधर आगे, तो मैंने इतना भाग लिया, समझना आप बात। ए और बी, ए बी भाग लिया किसका, द्रव का। पाइप तो बहुत बड़ा है। अब ए बी भाग लिया, तो इस भाग में, इस भाग को मैं ए बी भाग जो द्रव का है, तो ए बिंदु पर, इस ए वाले पॉइंट पर माना कि दाब है P1, वेग है V1, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है A1। ठीक है, इस जगह पर ये मान P2, V2 और A2। द्रव प्रवाह का वेग कितना, V1, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 और दाब P1, यहाँ पर दाब P2, वेग V2 और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2। दूसरी चीज, हमेशा स्थितिज ऊर्जा को किसी एक डेटम लाइन, मैंने कल भी बोला था, किसी एक संदर्भ बिंदु के सापेक्ष लिखा जाता है। मान लो ये संदर्भ रेखा है, जिसे डेटम अपन कहते हैं, डेटम, रेफरेंस पॉइंट, संदर्भ रेखा। यहां से मान लो कि इसकी हाइट है h1, और इसकी हाइट है कितनी, h2। इसे थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, इसकी हाइट है कितनी, h2। क्लियर। इस भाग की हाइट कितनी थी, h1, और इस भाग की हाइट कितनी है, h2। अलग अलग हाइट पर है, ठीक है, ओके। अब थोड़ी देर के बाद, डेल्टा टी समय के बाद, ये पानी तो लगातार बह रहा है, ये पाइप बहुत बड़ा है, इधर भी, और मैंने पानी का ये वाला भाग लिया, पानी का ए बी भाग लिया, ये वाला। थोड़ी देर के बाद ये पूरा का पूरा जो भाग है डेल्टा टी टाइम में, कितने टाइम में, डेल्टा टी, ये वाला ए बी भाग खिसक के ऐसे हो जाएगा, कैसे, देखिए ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट खिसक कर, ये ए पॉइंट खिसक कर यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे डेल्टा टी टाइम में। तो ये भाग हो गया ए डैश, और ये भी आगे खिसक के बी, ये हो गया बी डैश। तो मतलब इधर से यदि ये इतना खिसका, तो इतना आयतन यदि इधर से खिसका, तो इतना आयतन इधर से खिसका होगा। आगे बात समझ में कि साहब ए बी जो भाग था वो खिसका डेल्टा टी समय में, और डेल्टा टी समय में ये वाला भाग यहाँ पे आ गया, तो ये वाला भी खिसक के यहाँ आ गया। तो बी डैश, ए डैश और बी डैश, ए भाग और बी भाग की नई स्थितियों को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। तो डेल्टा टी टाइम में ये कितना चला होगा, तो इस जगह पे वेग कितना था, v1,
तो डेल्टा टी समय में कितना चला होगा, v1 डेल्टा टी, आपको पता है ना, दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो ये कितना किसका होगा, v1 डेल्टा टी। ऐसे ही ये कितना किसका होगा, v2 डेल्टा टी, ध्यान से समझ लेना। तो v1 डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी समय में देखी गई दूरी, और v2 डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी समय में देखी गई दूरी। और ab क्या था, आरंभिक द्रव का भाग, और a डैश b डैश क्या है, अंतिम द्रव का भाग। क्लियर। अब बेटा मान लो इस जगह पे द्रव का घनत्व ρ1 है और इस जगह पे द्रव का घनत्व ρ2 है, तो द्रव का घनत्व तो अपन तो असंपिंडीय द्रव ले रहे हैं, असंपिंडीय द्रव का घनत्व परिवर्तित नहीं होता, तो इस जगह पे द्रव का घनत्व कितना ρ, और इस जगह पे भी द्रव का घनत्व कितना ρ। अब अगर मैं बोलूं कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक यदि मुझे आयतन निकालना है किसका, द्रव का, तो भाग एक, ये इस वाले की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर इस वाले की बात, ये जो छायांकित भाग है ए डैश के बीच में, तो ए डैश के मध्य आयतन, इसे बोल देते हैं अपन कितना, v1, या v1 नहीं बोलते, आयतन डेल्टा v1 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डेल्टा v1। तो डेल्टा v1 क्या होता है, आयतन बराबर क्या होगा बताओ, द्रव्यमान बटा घनत्व, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा m1 बटा घनत्व कितना ρ, तो डेल्टा m1 का मान कितना आ गया, डेल्टा m1 बराबर आ गया ρ डेल्टा v1। अब डेल्टा v1 कैसे निकाला जाता है, आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा लंबाई, क्षेत्रफल कितना है a1 और लंबाई कितनी है v1 डेल्टा t, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ρ v1 मतलब वेग, प्रवाह का वेग, v1 डेल्टा t, ρ v1 डेल्टा t इंटू a1। देखो घनत्व गुणा आयतन, और आयतन कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल गुणा लंबाई, और क्षेत्रफल कितना है a1 और दूरी कितनी है, लंबाई कितनी है v1 डेल्टा टी, तो क्या हो गया v1 डेल्टा टी इंटू a1 इंटू रो, ये क्या आ गया डेल्टा m1, मतलब इस जगह पे कितना द्रव्यमान है, डेल्टा m1। क्लियर बात आ गया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि bb डैश के मध्य आयतन, bb डैश के मध्य द्रव्यमान बोल देते हैं, द्रव्यमान बराबर कितना, डेल्टा m2, तो डेल्टा m2 कितना होगा बताओ, डेल्टा m2 बराबर होगा रो डेल्टा v2, और डेल्टा v2 ये वाला आयतन इन दोनों के बीच में, इसका आयतन क्या होगा, क्षेत्रफल गुणा लंबाई, क्षेत्रफल कितना a2 और लंबाई कितना v2 डेल्टा t, तो कितना आ जाएगा, डेल्टा m2 का मान ये आ गया आपके पास रो a2 v2 डेल्टा t, रो a2 v2 डेल्टा t। एक और बात, अगर मैं आपसे बोलूं क्योंकि a1 v1 बराबर a2 v2, तो अगर a1 v1 बराबर a2 v2 सांतत्यता समीकरण के अनुसार a1 v1 बराबर a2 v2, तो ध्यान से देखो a1 v1 बराबर a2 v2, तो मतलब यहाँ पे a1 v1 बराबर a2 v2 है, रो तो दोनों में सेम आ ही रहा है, डेल्टा टी भी दोनों में सेम है, समझ रहे हो क्या, देखो a1 सेम, a1 v1 का गुणनफल सेम, तो इधर भी a1 v1 बराबर a2 v2, रो सेम है और डेल्टा टी सेम है, तो इसका मतलब डेल्टा m1 बराबर डेल्टा m2, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं। तो इस जगह पर जितना जितना द्रव्यमान किसका, इस जगह पर भी उतना द्रव्यमान किसका, ऐसा तो अपन ने सांतत्यता समीकरण से भी सीखा था। क्लियर। तो जब आप इसे देखोगे तो इस जगह पे यदि आयतन v1 किसका, जिस जगह पे भी आयतन v1 किसका होगा, या यूं बोलो कि इस जगह पे यदि द्रव्यमान डेल्टा m1 किसका, तो इस जगह पे भी डेल्टा m1 द्रव्यमान किसका होगा, ये हमने सांतत्यता समीकरण से सीखा था। ओके, अब कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार, किसके अनुसार, कार्य ऊर्जा प्रमेय अनुसार, कार्य ऊर्जा प्रमेय अनुसार अपन क्या बोलते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय अनुसार अपन बोलते हैं कि W सभी बलों द्वारा किया गया कार्य बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। देखो आप यहां से यहां तक एक बार इसे, तो
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब W सभी में कौन कौन है, तो ध्यान से देखो, एक तो हो रहा है गुरुत्वीय बल का कार्य, और एक हो रहा होगा किसका, दाब बल का कार्य। कैसे बेटा, इस जगह पर दाब लग रहा होगा P1, क्योंकि इस भाग, भाई अपन ने AB भाग ही तो लिया था, तो A भाग के इधर वाला द्रव इस पर दाब लगा रहा होगा A बिंदु पर, और हमेशा दाब किधर लगता है, की ओर अंदर की तरफ ऐसे, लंबवत हमेशा अंदर की तरफ ऐसे, और इस जगह से दाब इस भाग पर दाब ऐसे लग रहा होगा कितना, P2। तो इस जगह दाब P1 और इस जगह दाब P2। तो एक तो दाब बल कार्य कर रहा है और एक गुरुत्वीय बल काम कर रहा है, बिल्कुल। और बाकी दूसरे बलों को अपन ने क्या माना हुआ है, नगण्य, घर्षण बल वगैरह को क्या माना हुआ है, नगण्य। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि सभी बलों द्वारा किया गया कार्य में कौन कौन सा आएगा, W गुरुत्व प्लस W कौन, दाब, बराबर कितना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब यहाँ पे अपने को तीन चीजें निकालनी है, एक तो गुरुत्व का कार्य और एक दाब का कार्य और एक गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, और तीनों का मान, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का मान भी इकाई आयतन पर निकालना है। तो सबसे पहले अपन कार्य निकाल लें और उसमें आयतन का भाग दे दें। कार्य निकाल के किसका भाग दे दें, आयतन का। तो अपने पास क्या आ जाएगा, इकाई आयतन पर कार्य, और जो कार्य होता है वही तो ऊर्जा होती है। तो इकाई आयतन पर जो कार्य होगा वही इकाई आयतन पर किसका मान होगा, ऊर्जा का मान। तो पहला भाग जो अपन कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे W दाब। तो यहाँ पर दो दाब काम कर रहे हैं, इधर से P1 और इधर से P2। तो क्या लिखोगे, WP1 प्लस WP2, WP1 प्लस WP2। बेटा जब आप देखोगे तो इस A को P1 ने धक्का दिया इधर, तो विस्थापन भी इधर हुआ। विस्थापन हुआ कितना, V1 डेल्टा T, इतना ही तो विस्थापित हुआ। कितने बल से, तो दाब से बल कैसे लिखा जाता है, दाब इंटू क्षेत्रफल। तो बल कितना है, P1 इंटू A1, ये तो बल, और विस्थापन कितना हुआ, V1 डेल्टा T, और कार्य धनात्मक है ऋणात्मक, पॉजिटिव, क्योंकि जिस दिशा में विस्थापन है उसी दिशा में बल है, तो दोनों के बीच का कोण कितना, 0। तो WP1 कैसा आएगा बोलो, P1 A1, ये तो बल इंटू विस्थापन V1 डेल्टा T। P2 का कार्य देखो, इस जगह पे लग रहा था P2, और एक P2 किस सकते यहाँ से आ गया, मतलब ये वाला जो B वाला भाग है यहाँ पे किसका, कितना किसका, V2 डेल्टा T, बल कितना लगा, P2 A2। तो इसका कार्य माइनस P2 A2 V2 डेल्टा T, ये तो बल और ये विस्थापन। तो अल्टीमेटली जो काम होगा वो कितना होगा, वो काम हुआ आपका कितना, P1 A1 V1 डेल्टा T माइनस P2 A2 V2 डेल्टा T। अब अगर मैं, ये हुआ W दाब, ये P1, ये WP1 और ये WP2। अब अगर मैं इसे इकाई आयतन पर निकालना है तो W दाब प्रति आयतन, मुझे तो इससे काम है ना, तो W दाब प्रति आयतन, तो इसमें इसके आयतन का भाग दो, तो इसका आयतन कितना है, A1 क्षेत्रफल गुणा लंबाई, तो A1 V1 डेल्टा T, क्षेत्रफल तो ये रहा A1 और लंबाई कितनी V1 डेल्टा T। तो इधर किसका भाग दोगे, इसमें तो भाग लगेगा किसका, A1 V1 डेल्टा T का, और इसमें इसके आयतन का, तो इसका आयतन कितना है, इसका आयतन है कितना, A2 V2 डेल्टा T। तो A2 V2 डेल्टा T से A2 V2 डेल्टा T, और A1 V1 डेल्टा T से A1 V1 डेल्टा T। तो W दाब प्रति आयतन, W दाब प्रति आयतन, वो कितना बचा सर, वो आया आपके पास P1 माइनस P2। इस बात को ध्यान रखना, और वैसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको पता है कि इकाई आयतन पर कार्य दाब बल द्वारा कार्य वही तो दाब ऊर्जा होती है। तो इधर कार्य प्लस, तो P1 का कार्य प्लस और P2 का कार्य माइनस, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बाकी मैंने कैलकुलेशन करके बताया। क्लियर बात, नोट करो इसे। मिटा दो। तो पहला तो हुआ W गुरुत्व, इसे इक्वेशन नंबर 1 भी दे दो आप चाहो तो, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये आ गया आपके पास W दाब। सेकंड वाला है W गुरुत्व, W गुरुत्व, सेकंड वाला है W गुरुत्व। और सर गुरुत्व बल एक संरक्षी बल है, और संरक्षी बलों के लिए क्या लिखते हैं अपन, W संरक्षी
बराबर माइनस डेल्टा यू। सर्च के बलों द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक मान होता है किसका, स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन का। तो डब्ल्यू गुरुत्व बराबर माइनस डेल्टा यू बराबर माइनस U2 माइनस U1, माइनस से गुणा करो तो डब्ल्यू गुरुत्व इसका मान कितना आएगा बताओ, इसका मान आएगा U1 माइनस U2, U1 माइनस U2। अब आपको एक बात बताता हूं मैं, हमने जो पहला भाग माना था वो कहां से कहां तक माना था, AB, ये देखो AB, और एक इसका कहां पे चला गया, A डैश B डैश। अच्छा, तो स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ ये निकालता है। देखो एक सोचने का तरीका कि अल्टीमेटली जो खिसका हुआ वो कहां से चालू हुआ था, A से, और अंत कहां पे हुआ, B डैश पे। भाई यहां से खिसक के चीजें कहां तक चली गई, B डैश तक। तो जो चीजें आ रही है वो कहां से कहां के बीच में आ रही है, A से B डैश के बीच में। लेकिन इसमें इनिशियल और फाइनल में निकालना है, तो ध्यान से देखो कैसे करोगे। U1 को कैसे लिखोगे, डेल्टा M1 GH। अब U1 माइनस U2, इसे लिखने का तरीका, U1 मतलब UAB, क्योंकि आरंभिक स्थितिज ऊर्जा किसकी होनी चाहिए, AB भाग की, क्योंकि आरंभ में तो जो भाग था AB था वो किसका, तो क्या बन गया, A डैश B डैश। तो क्या लिखोगे, UAB माइनस A डैश B डैश। U1 माइनस U2, तो 1 तो AB और 2 क्या हो गया, A डैश B डैश। अब AB, इसे देखो आप AB को ध्यान से, तो A से B तक देखो, केवल AB, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक देखोगे तो आपको दिख रहा होगा ये दो भागों में टूटा हुआ है AB, किस किस में, A डैश प्लस A डैश B। तो मैं इसकी स्थितिज ऊर्जा को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, U A डैश प्लस U A डैश B, क्या मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो AB की ऊर्जा को अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं U A डैश प्लस U A डैश B, यही तो टोटल UAB हो गई। तो U A डैश प्लस U A डैश B, ये मैं पूरा तरीका बता रहा हूँ, वरना कहीं जगह पर आपको ये डायरेक्ट भी मिल जाएगा, और डायरेक्ट भी से अपन लिख सकते हैं, मैं एंड में बता भी दूंगा कि डायरेक्ट कैसे लिख सकते थे। दूसरा कौन है, माइनस U A डैश B डैश A डैश B डैश। A डैश B डैश को देखो, A डैश B डैश को भी दो भागों में कर लो, क्या, U A डैश B प्लस B B डैश। भाई A डैश B डैश को कैसे लिखोगे बताओ, कैसे, आप खुद देखो, A डैश B प्लस B B डैश, पूरा भाग आ जाएगा। तो U A डैश B प्लस U B B डैश। अब इस माइनस को अंदर गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, U A डैश प्लस U A डैश B माइनस U A डैश B माइनस U B B डैश। तो A डैश B से A डैश B करके क्या बचा, U A डैश माइनस U B B डैश। आप देखो A डैश, तो U A डैश की ऊर्जा कैसे लिखोगे, U A डैश का द्रव्यमान कितना था, डेल्टा M1, और U B B डैश का द्रव्यमान कितना था, डेल्टा M2। सिंपल सी बात, U A डैश का द्रव्यमान डेल्टा M1 और U B B डैश का द्रव्यमान डेल्टा M2। बीच वाला भाग तो दोनों में कॉमन ही हो गया ना, देखो ये वाला भाग तो दोनों के लिए कॉमन है, अंतिम और प्रारंभ के लिए। ओके, तो A डैश के बीच का द्रव्यमान कितना निकाला था अपन फिर, A डैश के मध्य आयतन, तो द्रव्यमान दोनों के बीच में कितना था, डेल्टा M1। तो यहाँ का द्रव्यमान इसे बोलते हो डेल्टा M1, और यहाँ का द्रव्यमान इसके बीच का कितना, डेल्टा M2। अब यहाँ की U A डैश की ऊर्जा को क्या लिखोगे, डेल्टा M1 GH1, H1 ऊपर है देख लो आप, और यहाँ का द्रव्यमान माइनस डेल्टा M2 GH2। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, देख लो आप लोग। ओके, तो डेल्टा M1 GH1 माइनस डेल्टा M2 GH2, ये निकला आपका W गुरुत्व। अभी तो ये केवल W गुरुत्व निकला है। अब अपने को W से मतलब है कार्य से मतलब है, इकाई आयतन पर कार्य से मतलब है, इकाई आयतन पर कार्य। तो इकाई आयतन पर कार्य, स्थितिज ऊर्जा को कैसे लिखा जाता है, इकाई आयतन की का कार्य इकाई आयतन की स्थितिज ऊर्जा। तो ये तो केवल स्थितिज ऊर्जा लिखी आपने, डेल्टा M1 GH1। अब इसका कार्य लिखो, ऊर्जा या कार्य एक ही बात है। तो इसकी जब इसी कार्य को आप प्रति आयतन में लिखोगे तो डेल्टा M1 की जगह क्या आ जाएगा, रो GH1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो मैं यहां से इसे मिटा के ऊपर लिख रहा हूं W गुरुत्व प्रति आयतन,
बराबर कितना, डेल्टा m1gh1, डेल्टा m1gh1 बटा इसका आयतन। तो इसका आयतन कितना था सर, इसका आयतन था डेल्टा v1, और डेल्टा v1 को क्या लिखा था, a1 इंटू लंबाई, तो v1 डेल्टा t। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a1 v1 डेल्टा t माइनस डेल्टा m2gh2, इस जगह पे क्या आ जाएगा, a2 v2 डेल्टा t। अच्छा, डेल्टा m1 की वैल्यू कितनी है, डेल्टा m1 की वैल्यू है रो v1 डेल्टा t a1। तो यहाँ पे जब आप डेल्टा m1 की जगह क्या लिखोगे, रो a1 v1 डेल्टा t। तो a1 v1 डेल्टा t से ऊपर का a1 v1 डेल्टा t कट जाएगा, बचेगा कितना, रो जी h1, और इधर क्या बचेगा, रो जी h2। तो ये क्या आया, ये आया आपके पास W गुरुत्व प्रति आयतन। और बेटा W गुरुत्व प्रति आयतन ये क्या होता है, इकाई आयतन पर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि जो कार्य होता है वही ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो जी कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचा, h1 माइनस h2। इसे आप चाहो तो इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 देख लो आप इसे ध्यान से। तीसरा भाग, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तीसरा भाग क्या है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ये इक्वेशन नंबर 2। और तीसरा भाग गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ध्यान से देखो इसे। तो डेल्टा के ई ये आपका तीसरा पार्ट। तो के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। तो के ई फाइनल मतलब के ए डैश बी डैश, अंत वाला तो ए डैश बी डैश ही है ना। तो गतिज ऊर्जा किसकी, के ई ए डैश बी डैश माइनस के ई ए बी, सॉरी ए बी। अब ए डैश बी डैश को अगेन दो भागों में बांटो, ए डैश बी डैश को। तो ए डैश बी डैश को दो भागों में बांटोगे क्या बचेगा, ए डैश बी प्लस बी बी डैश। तो यहाँ क्या लिखोगे, के ए डैश बी प्लस के बी बी डैश माइनस के ए बी को बांटो। तो ए बी को बांटोगे क्या होगा, के ए डैश प्लस ए डैश बी, के ए डैश प्लस ए डैश बी। अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, के ए डैश बी प्लस के बी बी डैश माइनस के ए माइनस के ए डैश बी डैश। तो बी बी डैश ए डैश बी से ए डैश बी कट जाएगा, बी डैश नहीं है, ए डैश बी है। तो के ए डैश बी से के ए डैश बी कट गया। ये कटने के बाद आपके पास क्या बचा, के बी बी डैश माइनस के ए के ए डैश, यहाँ पे ए डैश आएगा। ओके, ये ए डैश है, ध्यान से समझना है। तो के बी बी डैश मतलब इसके बीच का मास कितना, डेल्टा m2, और इसके बीच का मास डेल्टा m1, और डेल्टा m1 बराबर डेल्टा m2, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो के बी बी डैश क्या लिखोगे, के बी बी डैश लिखोगे हाफ डेल्टा m2 v2 स्क्वायर, हाफ डेल्टा m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा m1 v1 स्क्वायर। ये बी वेग वाला है। अब ऐसे अगर आप डेल्टा के ई प्रति आयतन निकालो, तो प्रति आयतन निकालोगे तो इसमें इसके आयतन का, m2 वाले में m2 वाले के आयतन का, और m1 वाले में m1 वाले के आयतन का। तो इसका आयतन कितना, m1 वाले का आयतन तो कितना, a1 v1 डेल्टा टी, और इसका a2 v2 डेल्टा टी। तो इसमें इसके आयतन का भाग तो क्या आएगा, हाफ डेल्टा m2 v2 स्क्वायर बटा a2 v2 डेल्टा टी माइनस हाफ डेल्टा m1 v1 स्क्वायर बटा a1 v1 डेल्टा टी। डेल्टा m2 को क्या लिख सकते हो, बस रो से आयतन को मल्टीप्लाई कर दो तो m आ जाता है। तो यहाँ पे केवल रो इंटू आयतन, और नीचे वाले आयतन से ऊपर वाला आयतन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हाफ रो v2 स्क्वायर, हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस क्या बचेगा, हाफ रो v1 स्क्वायर। ये क्या बचा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्रति आयतन। भाई आप डेल्टा m2 की जगह क्या रखोगे, डेल्टा m2 की जगह क्या रखोगे, रो a2 v2 डेल्टा टी। तो यहाँ पे रो a2 v2 डेल्टा टी, तो a2 v2 डेल्टा टी से ऊपर वाला a2 v2 डेल्टा टी बच जाएगा, बचेगा तो रो ही। अच्छा, अगर घनत्व अलग अलग होता तो यहाँ पे रो 1 लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, रो 2, लेकिन चूंकि दोनों का घनत्व सेम है इसलिए रो सेम आ रहा है।
तो यहाँ पे क्या बचा, इकाई आयतन पर जो ऊर्जा का मान आया, ऊर्जा परिवर्तन आया, गतिज ऊर्जा परिवर्तन, वो कितना आया भैया, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। अब ध्यान से देखो इसे, यह है समीकरण नंबर 3, यह है आपकी समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 1, 2, 3 से क्या लिख सकते हैं अपन, मिटा दो इसे। समीकरण नंबर 1, 2, 3 से व्हाट वाज द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को मैं फिर से लिख रहा हूं। इक्वेशन नंबर 1 वो थी आपकी W दाब प्रति आयतन, वो कितना था, बराबर कितना, P1 माइनस P2। दूसरी समीकरण थी W गुरुत्व प्रति आयतन, वो कितना था, वो था आपका रो जी H1 माइनस रो जी H। और तीसरा जो समीकरण थी वो क्या थी, तीसरी समीकरण थी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्रति आयतन, वो कितना था, वो था आपका हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। अब जो कार्य ऊर्जा प्रमेय जिसके लिए अपन ने निकाला था, क्या लिखा था, W दाब प्लस W गुरुत्व बराबर काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बेटा इसको प्रति आयतन का, यदि प्रति आयतन में निकाले तो प्रति आयतन में यहाँ पे आयतन का भाग दे दो, तो ये भी प्रति आयतन, ये भी प्रति आयतन और ये भी प्रति आयतन में हो जाएगा। क्लियर? तो प्रति आयतन W दाब प्रति आयतन, ये कितना हो जाएगा, P1 माइनस P2 प्लस गुरुत्व का रो जी H1 माइनस रो जी H2, और ये कितना हो जाएगा, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। आप 1 वालों को एक तरफ ले लो, 2 वालों को एक तरफ ले लो, तो कितना बचेगा, P1 प्लस रो जी H1, और ये V1 को भी इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इसका मतलब भाग 1 पर, इस पर ऊर्जा का मान, ऊर्जा तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का योग, इकाई आयतन की तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का योग जितना है उतना ही इस भाग पर तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का योग है। देखो P1 इकाई आयतन पर दाब ऊर्जा, इकाई आयतन पर स्थितिज ऊर्जा और इकाई आयतन पर गतिज ऊर्जा बिंदु नंबर 1 पर A' पर, मतलब जितनी है उतनी ही कहां पर है, B' पर, ये वाला, या इनिशियल बराबर फाइनल। ठीक है, तो यही अपने को क्या करना था, सिद्ध, और यही आपकी क्या है, बर्नौली प्रमेय। क्लियर? नोट करो इसे। तो बेटा ये बर्नौली प्रमेय है। अब ये इसको हम लोगों ने प्रूव किया, और प्रूव करके हमने पाया कि किसी भी एक भाग पर तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का योग जितना होता है दूसरे बिंदु पर भी योग उतना ही रहता है। अब क्या, एक बात बताओ, इस प्रमेय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, इंपोर्टेंट पॉइंट क्या क्या नोट करोगे। देखो, मान लो कि ये द्रव ऐसे बह रहा था, अब मान लो कि ये वाला भाग लिया और ये वाला भाग लिया, इस पर क्षेत्रफल A1, वेग V1, दाब P1, घनत्व रो, इस पर A2, V2, दाब P2 और रो। अब अगर आप मैं पूछूं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, क्या अलग अलग स्थान पर दाब ऊर्जा अलग अलग हो सकती है? बिल्कुल अलग अलग हो सकती है। गतिज ऊर्जा अलग अलग हो सकती है? बिल्कुल अलग अलग हो सकती है। स्थितिज ऊर्जा अलग अलग हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। तो अलग अलग बिंदुओं पर मतलब भाग पर दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा, और सामान्यतः अपन किस में लिखते हैं, इकाई आयतन पर, ये ध्यान रखना। गतिज ऊर्जा अलग अलग हो सकती है। दूसरा, किंतु उपरोक्त तीनों ऊर्जाओं का योग
योग हर एक बिंदु पर, हर एक बिंदु मतलब भाग पर, नियत, नियत मतलब समान रहेगा। इसका मतलब यदि मैं इस जगह पे लिखूं, तो यदि मैं एक बिंदु पर यदि ऊर्जाएं लिखूं तो क्या लिखूंगा, P1 दाब ऊर्जा, इकाई आयतन पर दाब ऊर्जा, प्लस इकाई आयतन पर गतिज ऊर्जा हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस स्थितिज ऊर्जा रो जी एच। एक बात ध्यान रखना, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं क्या, कि इकाई आयतन पर दाब ऊर्जा तो P1, इकाई आयतन पर दाब ऊर्जा P1, और दाब ऊर्जा और इकाई आयतन की दाब ऊर्जा, दाब ऊर्जा तो कितनी होगी, बल गुणा विस्थापन, कार्य दाब ऊर्जा, कार्य का मतलब ऊर्जा, तो बल तो क्या लिखोगे, दाब गुणा क्षेत्रफल और विस्थापन डेल्टा एक्स, तो P1 A1 डेल्टा एक्स, ये तो ऊर्जा। और अगर केवल P1 लिख रहे हो तो इकाई आयतन पर दाब ऊर्जा। गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर या हाफ डेल्टा एम वी स्क्वायर, और इकाई आयतन की गतिज ऊर्जा हाफ रो V1 स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा डेल्टा एम जी एच, और इकाई आयतन की स्थितिज ऊर्जा रो जी एच। तो स्थितिज और गतिज में जहां जहां डेल्टा एम आता है, ऊर्जा में जहां डेल्टा एम आता है, इकाई आयतन के लिए उसमें रो आ जाएगा, और दाब ऊर्जा के लिए इकाई आयतन में केवल दाब का मान ही आएगा। ठीक है, दूसरे भाग के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, बराबर कितना, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी, ये H1 था, रो जी H2। जबकि ध्यान रहे ये H1 H2 किसी बिंदु से, तो मान लो ये हाइट है H1 और ये हाइट है H, तो क्या स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा अलग अलग भागों में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन तीनों का योग हमेशा हर एक स्थान पर क्या रहेगा। ठीक है, चलो नोट करो इंपॉर्टेंट पॉइंट। बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग में दूसरा जो अनुप्रयोग है वो है वेंचुरी मीटर। क्या है, वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर। और वेंचुरी मीटर VENTURIMETER, वेंचुरी मीटर, इसका प्रयोग किसी पाइप या नली में, किसी पाइप या नली में तरल प्रवाह की दर, तरल प्रवाह की दर या तरल प्रवाह वेग ज्ञात करने हेतु किया जाता है। क्लियर। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर से बात कर रहा हूं, मैं अगर कहीं पे द्रव लिख रहा हूं, मैं अगर कहीं पे द्रव लिख रहा हूं, तो यूं समझो कि मेरा मतलब तरल से ही है, द्रव, क्योंकि ज्यादातर केस में हम द्रवों को लेके ही सवाल करते हैं, इसलिए मैं तरल के रूप में द्रव को ही ले रहा हूं, लेकिन मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे तरलों को, और कौन से तरल, असंपीड्य और अशांत, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं। क्लियर ये बात। तो ये वेंचुरी मीटर का ये काम होता है। क्लियर, चलो। और मैक्सिमम केसेस में हम लोग द्रव का ही एग्जांपल लेके करेंगे, तो मैं यहाँ पे अगर लिख रहा हूँ द्रव, तो इसका मतलब नहीं है मैं तरल की बात नहीं कर रहा, मैं तरल की ही बात कर रहा हूँ। और आपको पता है शुरू में मैंने बोल दिया था कि तरल में दोनों आते हैं, लिक्विड और गैसेस, लेकिन क्योंकि गैसों का आयतन नियत नहीं रह पाता, तो आयतन नियत नहीं रहेगा तो उनका घनत्व नियत नहीं रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे असंपीड्य और अशांत तरलों की बात करते हैं जिनका घनत्व क्या रहना चाहिए, नियत, इसलिए हम ज्यादातर केस में द्रवों के ही सवाल करते हैं। तो आदर्श द्रव, जहां भी मैंने बोला आदर्श द्रव, तो मेरा मतलब आदर्श तरल से ही था, लेकिन इसमें जो 99.99% सवाल है हमारे द्रव पे बेस्ड है, इसलिए हम क्यों बिना बात तरल तरल लिखे, इसलिए मैं ज्यादातर केसेस में द्रव ही लिख देता हूँ। क्लियर, तो कंफ्यूज मत होना, हमारा मतलब द्रव से का मतलब हमारा तरल ही है। ठीक है, ओके, चलो। सीधा पाइप होता है, क्या होता है, सीधा पाइप, ये वेंचुरी मीटर ऐसा, ये वेंचुरी मीटर एक सीधा पाइप होता है, अलग अलग अनुप्रस्थ काट का। और मान लो इसमें द्रव बह रहा है,
अब इस तरीके से द्रव प्रवाहित हो रहा है। क्लियर? अब मान लो कि इस बिंदु पर दाब P1, वेग V1, घनत्व ρ और क्षेत्रफल A1, इस जगह पर A2, P2, V2 और ρ। अब इस जगह पर दाब है P1 और इस जगह पर दाब है P2। क्लियर? अब क्या किया जाता है, इसे नीचे लिख देते हैं, A2, P2, V2 एंड ρ। ये संदर्भ बिंदु, ये संदर्भ रेखा। हाइट तो बिल्कुल सीधे में, तो और हमेशा सीधे में एक बात ध्यान रखना, हाइट हमेशा बीच वाले की ले लो। जैसे h है तो ये हाइट भी कितनी हो जाएगी, h। अच्छा, ये क्या है? ये धारा रेखा है। द्रव प्रवाह को काल्पनिक रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें धारा रेखाएं कहते हैं। तो बीच वाली धारा रेखा की ऊंचाई ले लो, और क्योंकि दोनों ऊंचाइयां से, क्योंकि पाइप तो अलग अलग ऊंचाई पर है ना, ये पॉइंट अलग पे, ये पॉइंट अलग पे, ये पॉइंट अलग, तो सर हम ये जो संदर्भ रेखा है इससे ऊंचाई कहाँ की लें? तो हमेशा कहाँ की ले लो? बीच वाली, पाइप का मध्य बिंदु वाली जो रेखा है ना, वहां से पास करने वाली रेखा, उसकी ऊंचाई ले लो। अच्छा, अब क्या करो कि मान लो इस जगह पर दाब कितना है, P1, यहाँ पे P2। तो क्या किया जाता है? अच्छा, द्रव किधर बह रहा है? क्षैतिज दिशा में। ऊर्ध्वाधर दिशा में तो द्रव अभी भी स्थिर है, बह नहीं रहा। ऊर्ध्वाधर दिशा में द्रव बह नहीं रहा, बह किधर रहा है? क्षैतिज दिशा। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में द्रव स्थितिकी और क्षैतिज दिशा में द्रव गतिकी। इस स्थितिकी का प्रयोग करके हम यहाँ पे दो ट्यूब लगा देते हैं, जैसे ऊर्ध्वाधर, ऐसे यहाँ पे लगा दी जाती है। और जितना यहाँ पे दाब होगा, आपको पता है ना, जितना यहाँ पे दाब आएगा उतनी ऊंचाई तक क्या चढ़ जाएगा? द्रव। सिंपल सी बात, क्योंकि दाब के अनुसार ही तो द्रव स्थितिकी में नली में चढ़ जाता है उतना द्रव। फिर P बराबर P0 प्लस ρgh। तो जितना दाब निकालना है उतनी ऊंचाई तक द्रव इसमें चढ़ जाएगा। तो मान लो यहाँ पे दाब था कितना, P2, और यहाँ पे P1, A1, P1, V1 और ρ। तो यहाँ पे दाब कितना था, P1, और यहाँ पे A2, P2, V2 और ρ। तो यहाँ पे H1 हाइट तक द्रव चढ़ गया। और हाइट कहाँ से नापोगे? यहाँ से H1 तक चढ़ गया। इस जगह पे था तो इस जगह पे चढ़ गया कितने तक? H2 तक। H2 तक। अब P1 को क्या लिखोगे इस जगह पे? द्रव स्थितिकी ऊर्ध्वाधर से, तो P1 बराबर क्या लिखोगे? P0। P0 मतलब P एटमॉस्फेरिक, ऊपर से तो P एटमॉस्फेरिक ही लग रहा है, इधर से भी P एटमॉस्फेरिक ही लग रहा है। तो P एटमॉस्फेरिक प्लस ρgh1, और P2 बराबर P एटमॉस्फेरिक प्लस ρgh2। ऐसे P1 माइनस P2 करोगे तो P1 माइनस P2, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? इससे कट जाएगा, इधर क्या बचेगा? ρgh1 माइनस h2। ये P1 माइनस P2 का मान आ गया, इसमें से इसको घटाओ। अब सुनो ध्यान से, कैलकुलेशन कैसे करनी है? हमें निकालना है V1 और V2 का मान। ठीक है, तो क्या करोगे? देखो, बिंदु नंबर 1 पर बर्नौली समीकरण से, किससे? बर्नौली समीकरण से, बर्नौली प्रमेय से। तो बर्नौली प्रमेय से क्या कैलकुलेशन निकल के आएगी? बर्नौली प्रमेय से, बर्नौली प्रमेय से इस बिंदु पर P1 प्लस हाफ ρ V1 स्क्वायर, ये सब 1 1 है, ध्यान रखना। P1 प्लस हाफ ρ V1 स्क्वायर प्लस ρgh बराबर, इधर भी ρgh आएगा तो दोनों कर देंगे, लिखने की जरूरत है ही नहीं। इधर कितना आ जाएगा? P2 प्लस हाफ ρ V2 स्क्वायर। इसको इधर ले आओ तो कितना बचा? P1 माइनस P2 बराबर हाफ ρ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। देखो, इसको इधर ले जाओगे, हाफ ρ कॉमन आ रहा है, ये P1 माइनस P2 का मान आ गया। अपन जानते हैं कि चूंकि A1 V1 बराबर A2 V2, अब यहाँ से V2 बराबर क्या लिख सकते हो? V2 बराबर लिख सकते हो A1 बटा A2 इंटू V1। ये जो V2 की वैल्यू है इसको इसमें रख दो, इसको रखोगे तो कितना आएगा? P1 माइनस P2 बराबर हाफ ρ, यहाँ पे V2 की जगह ये रखोगे तो कितना आ जाएगा? A1 बटा A2 इंटू V1 का होल स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इन दोनों में से V1 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो P1 माइनस P2 की जगह क्या रख सकते हैं? ρgh1 माइनस h2। यहाँ पे कितना आया? ρgh1
H1 माइनस H2 बराबर, ये H1 H2 क्या है, इस पाइप की ऊंचाई है, यहाँ से ऊंचाई मत समझ लेना, ये तो H ही है, H2 से कितना आया हाफ रो, और देखो यहाँ से V1 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसमें से भी और इसमें से भी, तो V1 स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर क्या बचा A1 बटा A2 का होल स्क्वायर माइनस 1, रो से रो कैंसिल हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो इतना होगा 2G H1 माइनस H2 अपॉन में, ये अपॉन में आ जाएगा कोष्टक वाला, कितना आया A1 बाई A2 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये पूरा बराबर कितना V1 स्क्वायर। ऐसे ही V1 बराबर अंडर रूट स्क्वायर हटते इधर अंडर रूट कितना 2G H1 माइनस H2 अपॉन A1 बाई A2, A1 बाई A2 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये V1 की वैल्यू आ गई। और जैसे ही V1 की वैल्यू आई तो जो प्रवाह की दर है बिंदु 1 पर प्रवाह दर, इसे 1 नाम दे दो और इसे 2 नाम दे दो, तो 1 पर प्रवाह दर कितनी आएगी dV बटा dt, और क्या आएगी A1 V1 बराबर कितना अंडर रूट, तो A1 और V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू कितनी है निकाल दी कितनी 2G H1 माइनस H2 अपॉन A1 बाई A2 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू, ये प्रवाह दर और ये प्रवाह वेग, क्लियर। तो फ्लो वेलोसिटी प्रवाह वेग यदि पता चल जाए तो प्रवाह दर भी हमें पता चल जाती है। और जब धारा रेखीय प्रवाह होता है तो हर एक बिंदु पर प्रवाह दर नियत रहती है, A1 V1 बराबर A2 V2, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ की और यहाँ की प्रवाह दर सेम है लेकिन प्रवाह वेग अलग अलग है, तो वे वेंचुरी मीटर का काम है किसका मान ज्ञात करना, प्रवाह दर या प्रवाह वेग। ये हो गया दूसरा अनुप्रयोग, नोट करो आप इसे। इसके बाद तीसरी एप्लीकेशन है थर्ड एप्लीकेशन वो क्या है, तीसरी एप्लीकेशन है हवाई जहाज का ऊपर उठना। बर्नौली समीकरण के अनुसार हवाई जहाज के ऊपर उठना, इसे अपलिफ्ट भी बोला जाता है। तो मान लो कि ये एरोप्लेन है और इसमें ये पंख इस तरीके के इसके पंख होते हैं, और बेटा इसमें एयरफॉइल होती है, क्या होती है एयरफॉइल। अब देखो होता क्या है, मान लो हवाई जहाज इधर जा रहा है ऐसे, ये ऐसे हवाई जहाज गमन दिशा, हवा इधर चल रही होगी तो हवा इधर ड्रैग फोर्स लगा रही होगी, हवा के कारण घर्षण लग रहा होगा, हवा का घर्षण, इसे बोला जाता है ड्रैग, क्लियर। और नीचे इसका mg लग रहा होगा भार हवाई जहाज। अब क्या होता है कि इस पर ऊपर उठाव बल लग रहा होगा जिसे बोला जाता है लिफ्ट, LIFT लिफ्ट, दाबांतर के कारण, किसके कारण दाबांतर के कारण। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि इसमें एयरफॉइल होती है, क्या होती है एयरफॉइल, ये कुछ ऐसी होती है, ध्यान से समझना, ऐसे एयरफॉइल बिल्कुल नीचे से फ्लैट और ऊपर से इस तरीके से कर्व मतलब वक्राकार ऐसे। अब जब ये इधर जा रहा है तो इधर से जो हवा आ रही है वो ऐसे आ रही होगी, और नीचे वाले भाग से ऐसे जा रही होगी, और हवा भी तो एक क्या है फ्लूइड ही है, तरल ही तो है,
द्रव और गैस दोनों आती है। तो इस जगह पर मान लो इस बिंदु से ऐसे, कुल मिलाकर ऐसे ऐसे, तो इस जगह से और इस जगह तक एक पथ तो सीधा वाला है, ये नीचे वाला, और एक पथ ये वक्राकार है। बताओ इस हवा को यहां से यहां तक जाने में ज्यादा दूरी कहां तय करनी पड़ी, ऊपर या नीचे? ज्यादा दूरी ऊपर वाली है, क्योंकि ये तो सीधी दूरी है तो कम वाली है। तो नीचे की दूरी कम है और ऊपर की दूरी ज्यादा है। अब चूंकि यहां से यहां तक समान समय में तो जाना है, यहां से यहां तक हवा को समान समय में जाना है, और दूरी कहाँ की ज्यादा है? ऊपर वाली। दूरी कहाँ की ज्यादा है? ऊपर वाली। जैसे मान लो मैं इसे 1 पॉइंट दे दूं, जैसे 2 बिंदु दे दूं, तो 1 से 2 तक हवा को समान समय में पहुंचना है, किंतु वक्राकार पथ में दूरी ज्यादा है, इसलिए समान समय में पहुंचने हेतु हवा का ऊपर वाले भाग में वेग अधिक होगा तथा नीचे वाले मतलब कौन सा? एक भाग में वेग कम होगा। तो यहां पे वेग अधिक होगा और यहां पे वेग ज्यादा होगा, तो नीचे वाले भाग में वेग कम होगा, ये नीचे वाला भाग। अब नीचे वाले भाग में यदि वेग कम है, तो जहां पे वेग कम होता है, आपको पता है जहां पे वेग कम होगा मतलब गतिज ऊर्जा कम, और गतिज ऊर्जा कम तो दाब ऊर्जा अधिक। मतलब यहां का वेग v कम, इसलिए p ज्यादा। तो नीचे वाला P2 अगर मैं बोल दूं तो P2 ज्यादा होगा और P1 कम होगा। तो इधर से लगने वाला दाब का मान इधर से लगने वाले दाब की अपेक्षा क्या होगा? कम। तो ऊपर का दाब कम और नीचे का दाब ज्यादा, तो परिणामी दाब कहाँ लगेगा? ऊपर। इसलिए दाबांतर के कारण ये हवाई जहाज कहाँ पहुंचेगा? ऊपर। और ये दाबांतर इतना आ जाता है कि इसे हवाई जहाज को कहाँ उठा देता है? ऊपर। क्लियर बात? और इसका कारण क्या है कि 1 से 2 तक पहुंचने के लिए ऊपर वाले पथ और नीचे वाले पथ में वायु को कहां पे ज्यादा समय लगेगा? समय तो दोनों में समान लगेगा, लेकिन चूंकि दूरी कहां तय ज्यादा करनी है? ऊपर वाले भाग में। इसलिए ऊपर वाले भाग में दूरी ज्यादा तय करने है तो वेग क्या होगा? ज्यादा, इसलिए दाब क्या होगा? कम। और नीचे वाले में दूरी क्या है? कम। और समान समय में तय करने के लिए नीचे का वेग क्या होगा? कम, इसलिए दाब क्या होगा? ज्यादा, इसलिए परिणामी दाब क्या रहेगा? ऊपर। यह आपका तीसरा अनुप्रयोग। चौथा अनुप्रयोग मैग्नस प्रभाव। मैग्नस प्रभाव मैग्नस प्रभाव चौथा अनुप्रयोग। मैग्नस प्रभाव हवा में घूर्णन करती हुई बॉल का अपनी मूल दिशा से या अपनी मूल दिशा या पथ से विचलित हो जाना मतलब इसे बोलते हैं स्विंग। याद है ना? स्विंग करना, क्रिकेट में सुना होगा स्विंग हो जाना, स्विंग करना हो जाना मैग्नस प्रभाव से समझाया जाता है। किससे समझाया जाता है? मैग्नस प्रभाव से, या यूं बोल दो कि इसे ही मैग्नस प्रभाव कहा जाता है। क्लियर? जैसे मान लो एक घूर्णन करती हुई बॉल है। अब घूर्णन करती हुई बॉल है, तो घूर्णन करती हुई बॉल मान लो कि ऐसे फेंकी आपने हवा में, ऐसे घूर्णन कर रही है और ये आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे घूमती कहाँ बढ़ती जा रही है? आगे। तो बॉल आगे जा रही है तो ऐसे घूम रही है यूं। अब
जब ये आगे जाएगी तो ये से देखो हवा ऐसे आ रही होगी, ये आगे जाएगी तो इधर, और नीचे वाले भाग में इधर। अब आप देखो नीचे वाले भाग में प्रभावी वेग ज्यादा, क्योंकि बॉल का प्लस हवा का, बॉल प्लस हवा, और ऊपर वाले भाग में बॉल माइनस हवा। तो जहां पे बॉल माइनस हवा, हवा प्रभावी वेग, तो प्रभावी वेग जहां पे कम होगा वहां पे दाब, मान लो इस जगह पे दाब P1 और इस जगह पे दाब P2, तो बताओ दाब कहां जाता है? जहां पे वेग ज्यादा वहां पे दाब कम, तो ये दाब कम, और जहां पे वेग कम वहां पे ये दाब ज्यादा। किससे? बर्नौली प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार V कम P ज्यादा तथा V ज्यादा P कम। अब ये ज्यादा है और ये कम है, तो ये दाब नीचे लग रहा है, क्योंकि हमेशा वस्तु की ओर लगता है ना ऐसे लंबा, तो ये नीचे और ये ऊपर। तो ये बॉल जैसे ऐसे जा रही थी ना सीधी, तो हवा के कारण इसका जो ये पथ है वो ऐसा हो जाएगा, ये परिणामी पथ, परिणामी पथ। और इसे, और हवा में बॉल का इस प्रकार अपने मूल मार्ग से विचलन ही मैग्नस प्रभाव, मैग्नस प्रभाव कहलाता है, तथा यह बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। तो हमने बर्नौली प्रमेय की 4 एप्लीकेशन पढ़ी, कौन कौन सी? पीवी ट्रेड ऑफ, जहां पर दाब ज्यादा वहां पे वेग कम। दूसरा वेंचुरी मीटर, किस तरीके से एक पाइप में प्रवाह वेग या द्रव प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। तीसरा हवा का अपने मूल दिशा से विचलन दाबांतर के कारण, भाई ऊपर और नीचे से दाबांतर बन गया, जहां पे वेग ज्यादा, यहाँ पे बॉल माइनस हवा, तो प्रभावी वेग क्या हुआ? कम। यहाँ पे कम लिख लो, प्रभावी वेग कम, प्रभावी वेग कम, और यहाँ पे प्रभावी वेग ज्यादा। तो ऊपर से ज्यादा नीचे से कम, तो ऊपर से ज्यादा दाब ऐसे लगेगा, तो आगे भी जा रही है तो ऐसे ऐसे मुड़ती जाएगी नीचे की तरफ, आगे भी बढ़ती जाएगी और नीचे भी जाती जाएगी, तो अपनी मूल दिशा सीधे जाने से कहाँ विचलित हो जाएगी? स्विंग हो जाती है। तो बोलते हैं ना बॉलर स्विंग करवा देता है वो मैग्नस प्रभाव के कारण। और तीसरा चौथा अनुप्रयोग अपन ने एक और पढ़ा था, हवाई जहाज जब सीधा जाता है तो ऊपर और नीचे दाबांतर बन जाता है, किसके कारण? बर्नौली प्रमेय, जहाँ पे वेग ज्यादा वहां पे। और एयरफॉइल से मैंने आपको समझाया कि ऊपर वेग क्या हुआ? ऊपर का वेग कम, नीचे का वेग ज्यादा, तो दाब नीचे का वेग कम और ऊपर का वेग ज्यादा, तो नीचे का दाब ज्यादा और ऊपर का दाब कम, तो प्रभावी दाब कहाँ लगता है? इस प्रकार हवाई जहाज कहाँ उठ जाता है ऊपर। ये सब बर्नौली प्रमेय पर आता है। आप लोग यहाँ तक पढ़े, घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।